तथा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को जो पुल ये सब जो है उनको जो व्यवधान होता है, आपदा जब आती है तो ये टूट जाते हैं, है ना? इनको बहुत नुकसान पहुँचता है। तो कह रहे हैं कि इसको कम करना है क्योंकि आपदा के टाइम पे इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्कूल्स में शेल्टर बन पाती हैं, हॉस्पिटल में लोगों को जो घायल लोग हैं उनको भर्ती कराया जाता है। बताइए, टारगेट बनाने का क्या टारगेट था? अरे भाई यही तो टारगेट है, डिज़ास्टर से नुकसान को कम ही लाना। कह रहे हैं टारगेट बनाने का क्या टारगेट था? क्योंकि आपका मन नहीं लगता पढ़ाई में। अगर मन लगेगा तो आप बार-बार उसको सोचेंगे, भूलेंगे नहीं, है ना? कहीं और ज़्यादा मन लग जाता है। थर्ड पॉइंट और समझाएँ। आपदा से जो प्रत्यक्ष नुकसान होता है जीडीपी को, उसको कम करना है। इसमें क्या दिक्कत है? जीडीपी मतलब समझते हैं ना? माला जी, गगन जी अब आपको समझ में आ गया? तो अब अगर आपदा आएगी तो जीडीपी को नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो उसे कम करना है। इसमें कुछ समझना था ही नहीं और जिसमें नहीं समझ रहे उसमें समझने की कोशिश करो, गड़बड़ा जाओगे। तो सिंपल सी बात है। ठीक है? उसी तरह से आपको पता है कि राष्ट्रों के बीच सहयोग के बिना जो सिंडाई फ्रेमवर्क के लक्ष्य बनेंगे, उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये 7 लक्ष्य थे सिंडाई फ्रेमवर्क के, 7 जो लक्ष्य थे वो आपने देखे, ठीक है? 7 वैश्विक लक्ष्य। अब ये 7 वैश्विक लक्ष्य की जो रणनीति है, उसके तहत जो काम किए गए सेंडाई फ्रेमवर्क में, वो क्या है? ये 7 लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे? तो कहेंगे कि सेंडाई फ्रेमवर्क में 4 काम किए गए। एक तो सबसे पहला काम किया गया अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर रिस्क। इन्होंने कहा कि जाइए ये काम कैसे करिए? सबसे पहले समझिए डिजास्टर रिस्क को। इसका मतलब आपदा जोखिम का अध्ययन करिए, ठीक है? आपदा जोखिम का अध्ययन करिए, उसको समझिए। दूसरा क्या बोला इन्होंने कि स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर रिस्क गवर्नमेंट्स टू मैनेज डिजास्टर रिस्क। वो कह रहे हैं आपदा जोखिम को प्रबंधित करने के लिए आपको समझना होगा कि डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस को मजबूत करना होगा, है ना? आपदा जोखिम प्रबंधन का जो गवर्नेंस है, अभिशासन है या शासन है, उसको शक्तिशाली बनाना होगा, उसको स्ट्रेंथन करना होगा, मजबूत करना होगा, ठीक है? उसमें सुधार करके मजबूत करना होगा। दूसरा लक्ष्य ये है, गवर्नेंस को मजबूत करना। मतलब ये करके आपको करेंगे, गवर्नेंस को मजबूत करेंगे तो वो 7 लक्ष्य मिलेंगे, है ना? वो 7 लक्ष्य मिलाने के लिए आपको 4 काम करने होंगे। तीसरा काम क्या बोला? तीसरा काम बोला इन्वेस्टिंग इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फॉर रेजिलियंस, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट के लिए किसमें? ढांचागत और गैर ढांचागत उपायों को क्या करना होगा? आपदा जोखिम कम करने के लिए निवेश करना होगा, है ना? इन सब में निवेश करिए आप, पैसा लगाइए, संरचनाएँ बनाइए, अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाइए, दीवार बनाइए, है ना? नहर बनाइए, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो आपदाएँ हैं, उनसे निपट पाएँगे, है ना? और सबसे आखिरी चौथी जो बात की गई सेंडाई फ्रेमवर्क प्रायोरिटी एरियाज़ में, तो ये प्रायोरिटी एरिया थे कि एनहांसिंग डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर की तैयारी, पूर्व सूचना और आपदा के बाद बेहतर पुनर्निर्माण के लिए कार्य करना है, ठीक है? यही 4 कार्य प्रायोरिटी एरिया लिए गए। प्रायोरिटी एरिया प्राथमिकता, ये 4 प्राथमिकता क्षेत्र थे और 7 लक्ष्य थे। 7 लक्ष्य, 4 प्राथमिकता क्षेत्रों को अगर आप सही करेंगे तो 7 लक्ष्य आराम से प्राप्त कर पाएंगे। यहां समझ में आया आपको? बताइए, यहां समझ में आया आपको? ये याद कर लीजिए, ये तो पीछे वाला जरूर याद कर लीजिए, 7 लक्ष्य जरूर याद कर लीजिए।
4 प्रायोरिटी एरिया तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, बस केवल ध्यान रखिए कि 4 प्रायोरिटी एरिया थे, फिर आपको अपने आप याद हो जाएगा। भाई प्रायोरिटी क्या होती है? पहले डिजास्टर रिस्क को अंडरस्टैंड करोगे, फिर डिजास्टर रिस्क को कम करने के लिए गवर्नेंस सही करोगे, फिर तीसरा गवर्नेंस सही हो गया, अभी आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, है ना? इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब पे, ढांचागत और गैर ढांचागत पे। अब ये भी सही हो गया, तो अब जब पूर्व सूचनाएँ हैं, पूर्व अर्ली वार्निंग सिस्टम है, तो उस सबको जनता तक पहुँचाना होगा। बताइए, ठीक बात की नहीं? इन्वेस्ट मतलब अवसंरचनाओं में। मान लीजिए सुनामी आ रही है, तो सुनामी के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम में आपको लगाना पड़ेगा नहीं। 2 तरह के उपाय किए जाते हैं, संरचनात्मक, गैर संरचनात्मक। तो संरचनात्मक मतलब कुछ संरचना बना दी आपने, है ना? जैसे भूकंप आ रहा है, अब भूकंप से कम करना है तो भूकंप रोधी बिल्डिंग बनानी पड़ेगी आपको। बाढ़ कम करना है तो आपको चेक डैम्स बनाने पड़ेंगे, है ना? आपको ये आपको बनाने पड़ेंगे नेचुरल लेवीज जो होती हैं, है ना? तटबंध बनाने पड़ेंगे। ऐसे-ऐसे करके बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इन्हीं 4 प्रायोरिटी थीम वर्क पे, इन्हीं 4 प्रायोरिटी थीम्स पे सेंडाई की 4 प्रायोरिटी जो है, 4 प्राथमिकता थीम्स पे हमने क्या लागू करी? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया। नेशनल रणनीति या प्लान प्लान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2016 बनाई भारत ने। मैंने क्या कहा था? सेंडाई से लौटेंगे तो बनाएंगे, तो यही नीति इन्होंने बनाई। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया? जितनी 4 थीमें थी, उन्हीं चारों थीमों को और ज्यादा बढ़ाया गया, उन्हीं चारों थीमों को और ज्यादा विस्तृत रूप में लागू करने के लिए कोशिश करी गई। कौन बनाएगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान? आप बताओ। बताओ। एनडीएमए, एनडीएमए ने इसको मंजूरी दी। नेशनल बनाया किसने होगा? एनईसी ने, एनईसी ने बनाया होगा और एनडीएमए ने इसको मंजूरी दी। तो सबसे मेन कौन हो गया मंजूरी देने वाला? तो एनडीएमए प्रिपेयर्ड, एनडीएमए ने ये रणनीति नीति बनाई 2016 में। और इसके फीचर क्या थे बताइए? सबसे मुख्य फीचर क्या थे इसके? सैलिएंट फीचर मतलब होते हैं मुख्य विशेषताएं क्या थी? मुख्य विशेषताएं नंबर 1, देखो जो लक्ष्य किसके थे? जो लक्ष्य सेंडाई फ्रेमवर्क थे के थे, है ना? उन्हीं लक्ष्यों के इर्द गिर्द इसके भी क्या होंगे? विशेषताएं। वही काम इसको भी करना हो गया। हाँ, 7 गोल जो है, उन्हीं 7 गोलों को अलग अलग तरीके से बोल देना है, डिटेल कर देना है। ठीक है, तो आपको एक तो पहली विशेषता क्या होगी कि जो चारों चारों प्रायोरिटीज जो है किसकी? सेंडाई की, वो चारों लिख दीजिएगा। सेंडाई की चारों प्राथमिकताएं, ये एक इसकी विशेषता में शामिल था। ठीक है, दूसरा क्या था कि आपको अवसंरचना और जीवन की हानि को सिग्निफिकेंट स्तर पे कम करना था। अवसंरचना व जीवन की हानि को उल्लेखनीय स्तर तक कमी करना था। ये भी एक इस नीति का हिस्सा था। और क्या हो जाएगा इस नीति का हिस्सा? बताइए। अब इसमें और एक विशेषता इसकी थी कि कितने फेज होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में? कितने फेज होते हैं बताइए? कितने फेज होते हैं?
4 फेज होते हैं। मतलब 3 तो इस 3 जगह पे 4 फेजों पे काम करना होता है। 3 जगह पे 4 फेजों पे काम होता है ना? एक क्या-क्या काम होता है? ये चारों 4 जो एनडीएस के कहाँ गया? डिजास्टर मैनेजमेंट के ये डीएम भी बोलते हैं डिजास्टर मैनेज को। चारों फेज को कवर करती थी। फेज अर्थात क्या-क्या है चारों फेज? प्रिवेंशन, प्रिवेंशन पहले रोकथाम, रोकथाम। दूसरा क्या है आपकी? रोकथाम कर लिया, रोकथाम और मिटिगेशन, मिटिगेशन, शमन, है ना? मिटिगेशन। तीसरा प्रतिक्रिया और चौथा रिकवरी। ये चारों फेज को शामिल करती है। रोकथाम, शमन, प्रतिक्रिया और रिकवरी। इंग्लिश में इसको बोल दें तो प्रिवेंशन। देखो इंग्लिश भी ध्यान रखा करो तभी याद ज्यादा रहता है। प्रिवेंशन, मिटिगेशन, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। ये चारों फेज हैं जो आपके, इन चारों फेजों को ये शामिल करती थी। ठीक बात, बताइए। ठीक बात है ना? तो ये बेसिकली हमारी जो नीति है पूरी तरह से लगभग इस चीज को बताती है कि भैया जो याकोहामा से लेकर कोबे को शामिल करते हुए सेंडाई फ्रेमवर्क तक जितने भी प्रोग्रेस हुए हैं उन सबको कंप्रिहेंसिव तरीके से शामिल करती है। तो आपको पता है एक प्रोग्रेस ये भी हुई थी कि सबकी जिम्मेदारी सुनिश्चित हो, है ना? ये भी तो कही गई थी कि सरकार की हर स्तर पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गवर्नमेंट की, है ना? सरकार के हर स्तर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट हो। जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व तो सेट होना चाहिए। हर स्तर का मतलब क्या हो गया? हर स्तर का मतलब क्या हो गया? हाँ, वो क्या है? वो समय है, उसमें 4 फेज है ना? 3 टाइम पे काम करना होता है। पहला टाइम आपका क्या है? डिजास्टर से पहले, तो आप डिजास्टर से पहले क्या करेंगे? दूसरा टाइम है आपका डिजास्टर के बाद, और तीसरा टाइम है आपका डिजास्टर के टाइम। उन टाइमों में 3 काम करने होते हैं। प्रिवेंशन, मिटिगेशन ये पहले वाले में आ जाते हैं, रिस्पॉन्स बीच वाले में आ जाता है, रिकवरी बाद वाले में आ जाती है। सेंटर से रीजनल तक नहीं, सेंटर से स्थानीय तक, स्थानीय तक। है ना? तो हर स्तर की जिम्मेदारी इसमें सेट करनी है, हर स्तर की जिम्मेदारी निर्धारित की किया इसने, चाहे वो आपका केंद्र स्तर हो, राज्य स्तर हो, या जिला या पंचायत। हर स्तर पर आपको क्या देखना है? जिम्मेदारी सेट करनी है। क्या बता दो? क्या बता दो ममता जी? एक पॉइंट क्या बता दो? क्या नहीं बताया मैंने अभी तक? है ममता? बिल्कुल घबराइए मत, हर चीज तो लिख दिया मैंने, आगे की साइड पहले ही बता दे। पॉइंट एक क्या है? ये पॉइंट एक ये है, मैंने क्या कहा है कि ये चारों जो आपके प्रियोरिटी एरिया है, यही पॉइंट एक है, यही लिख दीजिए इसमें, क्या दिक्कत है इसमें?
डिजास्टर के लिए बुक मत पढ़ना, बुक में बहुत मोटी-मोटी हैं। अगर आपको पीपीटी में बहुत ज़्यादा लिख दिया गया, सब कुछ ही ऑलमोस्ट लिख दिया गया है, तो पीपीटी से बढ़िया से तैयारी करिए। और आपको अगर करना ही है तो क्वेश्चन बेस्ड तैयारी करिए। हर डिजास्टर का एक प्रश्न बना लीजिए और अपना इंटरनेट से हर जगह से पेज नोट, क्योंकि करंट अफेयर्स अपडेट 20 में चाहिए होता है। किताब में जाएँगे तो गड़बड़ा जाएँगे, बेमतलब इतनी मोटी-मोटी किताबें क्यों पढ़ना? इतना मोटा-मोटा किताब क्यों पढ़ना? सोचिए आप। बढ़िया से आईएएस बनने से मतलब है, किताब पढ़ने से मतलब है। बनने के बाद खूब पढ़िएगा। हाँ, जो बायजूस से मिली हो उसकी हेल्प ले लीजिएगा नोट्स में बनाने में। ठीक है? तो हर स्तर पे आपके और क्या करना होगा? हमने कहा है कि हमारे देश में एक चीज़ की कमी रहती है, कोऑर्डिनेशन की हमेशा कमी रहती है। ठीक है? तो इसने कहा है कि कौन-सा पॉइंट हो जाएगा ये? पॉइंट नंबर 5। तो कह रहा है कि विभिन्न संस्थाओं के बीच क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना, इंटीग्रेशन, एकीकरण करना। सरकार के सभी एजेंसियों तथा विभागों के बीच क्या करना है आपको? क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों, ऐसे भी, ऊपर नीचे भी एकीकरण करना। नहीं, हम लोगों ने तैयारी ऐसे ही करी थी क्वेश्चन वाइज। डिजास्टर ऐसे छोटे-छोटे शब्दों के लिए किताब पढ़ने लगे तो हो गया फिर। कोर सब्जेक्ट्स के लिए किताब पे फोकस करिए, छोटे सब्जेक्ट्स को ऐसे ही निकालिए। किताब में लिखा भी नहीं जा सकता छोटे सब्जेक्ट के लिए सब कुछ। कितना अपडेट करेंगे किताब? इसका आपका 20-25 पेज, 30 पेज का नोट्स होना चाहिए बस। इसके ऊपर अगर डिजास्टर का नोट्स जा रहा है, इसका मतलब यू आर नॉट डूइंग गुड। अरे एक अर्थक्वेक क्वेश्चन हो गया, है ना? कि अर्थक्वेक की वल्नरेबिलिटी क्या है? अर्थक्वेक का जोखिम क्या है? असेसमेंट, कैपेबिलिटी बिल्डिंग कैसे करेंगे? सरकार की नीति क्या है अर्थक्वेक को लेके? बस सब डिजास्टर को ऐसे बना लीजिए, हो गया काम। और क्या करेगा? ना केवल प्लान जिम्मेदारियां सेट करेगा, उत्तरदायित्व, बल्कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात भी करेगा। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की पूरी बात कर देगा। ये दोनों एक ही तरह के पॉइंट है ना? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात भी करेगा। ये वाला पॉइंट रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का हो गया, जिसके बाद सरकार की सभी एजेंसियां विभागों के बीच समन्वय है। ठीक है, आगे बढ़े। अब क्या क्या था कि मुख्य मुख्य क्रियाकलाप जो करने हैं, क्रियाकलापों की पहचान करना। ठीक है, अब मुख्य मुख्य क्रियाकलाप क्या करने होते हैं आपको पता है? अर्ली वार्निंग का विकास करना होता है, ईडब्ल्यूएस का विकास करना होता है, सूचना पहुंचाना होता है, मेडिकल सुविधा, स्वास्थ्य सुविधाएं देना होता है, सर्च एंड रेस्क्यू करना होता है। सर्च एंड रेस्क्यू का तो सत्य है, खोज एवं राहत कार्य, खोज एवं बचाव कार्य, ये करना होता है। ठीक है, फ्यू चेकलिस्ट, ये सब की रेस्क्यू करना होता है, निकालना होता है। हाँ, यही तो डिजास्टर की बात है। डिजास्टर वगैरह में सब कुछ एक ही जैसा होता है, इसीलिए आपको वहां पे
पता हो तो आप लिख जाते हो। हाँ, कुछ-कुछ तो याद ही कर लीजिए ना, कुछ-कुछ याद कर लीजिए। और आखिरी पॉइंट आपको क्या करना है, स्थानीय समुदायों में क्षमता निर्माण करके डिजास्टर आपदाओं के साथ सामंजस्य या कॉपिंग कोपिंग करने के लिए तैयार करना है। ये अंतिम पॉइंट था। ये हमारी इस नीति के ध्येय हैं। हाँ, अवेयरनेस तो बढ़ाएंगे, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन सब कुछ करेंगे इसमें। इन्फो देंगे, एडुकेट करेंगे और संचार करेंगे, कम्युनिकेशन देंगे, सब करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी हो गई 2016 की रणनीति। अब ये कल हमने सवाल कर ही लिए थे, एक बार फिर से आपको मैं दिखा देता हूं जल्दी जल्दी, है ना, फिर हम लोग अगले टॉपिक में अपने बढ़ते हैं। आपदा प्रबंधन के भेद्यता और जोखिम प्रबंधन मूल्यांकन कितना महत्वपूर्ण है, आपको पता ही है कि क्यों महत्वपूर्ण है ये। बिना जोखिम मूल्यांकन के, भेद्यता और जोखिम के मूल्यांकन के बिना आप कैसे डिसाइड करेंगे। जोखिम मूल्यांकन बताता है कितना नुकसान होगा, और वल्नरेबिलिटी बताती है कि नुकसान को कम करने के लिए किन किन लोगों पे फोकस करना चाहिए, क्या क्या काम करना चाहिए। तो ये दोनों चीज अगर नहीं पता है आपको तो आप कैसे कर पाएंगे। ठीक है, और एक प्रशासक, मान लीजिए आप आईएएस है, तो आईएएस रणनीति। अब ये कल हमने सवाल कर ही लिए थे, एक बार फिर से आपको मैं दिखा देता हूं जल्दी जल्दी, है ना, फिर हम लोग अगले टॉपिक में अपने बढ़ते हैं। आपदा प्रबंधन के भेद्यता और जोखिम प्रबंधन मूल्यांकन कितना महत्वपूर्ण है, आपको पता ही है कि क्यों महत्वपूर्ण है ये। बिना जोखिम मूल्यांकन के, भेद्यता और जोखिम के मूल्यांकन के बिना आप कैसे डिसाइड करेंगे। जोखिम मूल्यांकन बताता है कितना नुकसान होगा, और वल्नरेबिलिटी बताती है कि नुकसान को कम करने के लिए किन किन लोगों पे फोकस करना चाहिए, क्या क्या काम करना चाहिए। तो ये दोनों चीज अगर नहीं पता है आपको तो आप कैसे कर पाएंगे। ठीक है, और एक प्रशासक, मान लीजिए आप आईएएस है, तो आईएएस के तौर पे किन किन क्षेत्रों पर ध्यान देंगे, है ना। तो आपको बताना है कि अब चारों क्षेत्र याद कर लीजिए। एक प्रिपेयरनेस, है ना, प्रिपेयरनेस, मिटिगेशन, है ना, मिटिगेशन प्रिपेयरनेस एक हो गया। दूसरा क्या हो गया, रिस्पांस वाले फेज पे क्या क्या करना है और रिकवरी वाले फेज पे क्या करना है। चारों फेजों में आप ध्यान करिए और वही बता दीजिए कि इन इन क्षेत्रों पे ध्यान देना है, जो जो पॉइंट उस पे आते हैं। ठीक है, अगला था आपदा के प्रभावों और लोगों के लिए इसके खतरे को परिभाषित करने के लिए सुभेद्यता अनिवार्य तथ्य है। आप बताइए, इसको डिटेल में पढ़े कि नहीं आप सुभेद्यता को। यही सुभेद्यता और संवेदनशीलता एक ही चीज है, को कैसे और किन तरीकों से चित्रित किया जा सकता है। टूल्स जो मैंने बताए थे, व्हाट इज एंड हु इज, कौन सुभेद, क्या सुभेद, ये आपके टूल है। आपदाओं के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की सुविधाओं की मैंने विवेचना आपको कर दी थी कि नहीं। अगला, आपदा की तैयारी किसी भी आपदा प्रबंधन में पहला कदम है। स्पष्ट करें कि भूस्खलन की स्थिति में जोखिम क्षेत्र मानचित्रण किस प्रकार आपदा न्यूनीकरण में सहायता करता है। ये सवाल आपको आगे अभी मैं बताऊंगा कि जोखिम क्षेत्र न्यूनीकरण, जोखिम क्षेत्र मानचित्रण किस तरह से आपदा में सहायता करता है। तैयारी को पहला चरण माना हमने, पीछे भी हमने यही कहा है, तो आपको ये अभी मैं आगे बताऊंगा जब भूस्खलन पढ़ाऊंगा। अब देखो, कह रहा है कि पहले प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण से हटकर भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन शुरू के हालिया उपायों की चर्चा करें, है ना। तो आपके यही सब हालिया उपाय है, आपदा प्रबंधन रणनीति लाए हम। ठीक, हमने मेन मेन फोकस किस पे कर दिया, आपदा प्रबंधन अधिनियम लाए, उसके बाद हम एनडीएमए लाए, उसके बाद एनडीआरएफ लाए। ठीक है,
2005 के बाद से पूछा है ये सवाल, ठीक है? इसमें आपको, है ना, पहले कहाँ से शुरू करना है, इस पे ज़्यादा फ़ोकस कम करना है, जो मैं बता रहा हूँ इस पे कम फ़ोकस, फिर आगे बताऊँगा क्या ज़्यादा फ़ोकस। पहले आपको एनडीएमए, एनडीआरएफ, ठीक है? ये लाइए, फिर इसके बाद क्या लाएँगे आप? इसके बाद आप आएँगे नीति, डिज़ास्टर मैनेजमेंट नीति, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान, है ना? अब नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान में जो-जो किए हैं, वो देखते जाइए कि किस तरह से क्या-क्या काम किया गया, उन सबको लिख दीजिए यहाँ पे कि ये उपाय किए गए। अब थोड़ा दूसरी तरफ वैज्ञानिक उपाय भी, है ना? क्या किया आपने? अर्ली वार्निंग सिस्टम का विकास किया है ना? प्रिपेयर्डनेस पे, अब जैसे वैज्ञानिक प्रयास क्या है? प्रिपेयर्डनेस पे क्या काम हुआ है, वो बता दीजिए पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में आप बता दीजिए रिस्पॉन्स के उसमें क्या काम किए गए हैं, और तीसरे पॉइंट में बता दीजिए आप रिकवरी के लिए क्या-क्या काम किए गए हैं। बस तीनों पॉइंट अगर आपने बता दिए, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रश्न लिखना आसान है। हाँ, नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड भी, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड सब बनाएँगे। अगर ये 150, अभी इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये 150 250 दोनों में आप लिख सकते हैं। ये वाला बताएँगे प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण क्या होता है, पैराडाइम शिफ्ट कैसे हो गया है यहाँ से, है ना? प्रोएक्टिव हो गए हम लोग, और अब हम तैयारी पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। ड्रिल्स करते हैं हम लोग, रेगुलर बेसिस पे ड्रिल करते हैं हम लोग, है ना? रिकवरी में क्या लिखेंगे? रिकवरी में करते क्या-क्या है? हम ना रिकवरी के लिए हम स्वास्थ्य सुविधाएँ देना, ठीक है? और हमने टेक्नोलॉजी बनाई है कि मेकशिफ्ट घर बनाने का हमने वो कर दिया है, साइकोलॉजिकल वो व्यवस्था करी है कि साइकोलॉजिस्ट उनकी काउंसलिंग कर पाएँ, काउंसलर्स की व्यवस्था करी है। ये सारी भी आपके बात करी है। हाँ, वही हो ना, जब आपको नॉलेज होगा तो क्या 100 वर्ड, क्या 200, क्या 2000, है ना? आपको ध्यान देना पड़ेगा इसमें। हाँ, मतलब आपके यहाँ मैं हिंदी मीडियम पढ़ाता हूँ, बाकी जगह पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता हूँ। चलो, अब आपका आ गया अगला पार्ट, जलवायविक और भूविज्ञान संबंधी आपदाएँ। ये हमारा मॉड्यूल का 2 मॉड्यूल शुरू हो गया, आज शुरू होना था ये, आज शुरू भी हो, ठीक है? और हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी प्रयास किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपने क्या बनाया है? आपने केवल अंतर्राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किया है। आपने क्या शुरू किया है? सीडीआरआई भारत का इनिशिएटिव है। सीडीआरआई जो है, वो भारत का इनिशिएटिव है। सीडीआरआई क्या है? बताओ सीडीआरआई क्या है? क्या है सीडीआरआई? नहीं पढ़ा? सीडीआरआई मतलब कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। कोलिजन और डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी हमने एक प्रयास किया है। ये अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी है भारत की, डिजास्टर मैनेजमेंट में भारत की अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी है। देखो, क्वेश्चन समझ में आएगा जब पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी, है ना? ऐसे क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, पढ़ाई होना अति आवश्यक है। ये भारत ने कब बनाया? 2019 में। भारत की इनिशिएटिव था 2019 में, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। तो आपको ये सब भी जब करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो भी याद रखते हैं। पेपर कब आया? 2020 में, देख लो आप।
2020 में क्वेश्चन आया और 2019 में ये बन गया। है ना? तो ये सब आपको हालिया उपायों में 1-2 और डाल देने होते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और क्या बनाया था हमने? 2021 में और प्रयास, आज के टाइम पे आज को ये उत्तर लिखना होता तो एक प्रयास और किया गया था। आज के टाइम पे अगर आप उत्तर लिखते तो 2021 के प्रयास भी डालते, है ना? इसमें क्या हो रहा है, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन, मिटिगेशन है ये फंड, मैनेजमेंट फंड नहीं, मिटिगेशन फंड है, एनडीएमएफ, है ना? एनडीएमएफ ये किसके अंदर क्या किया? इसके अंदर सेंटर और स्टेट दोनों ने पैसे डाले। छठा पॉइंट, कौन सा पॉइंट नहीं समझ आ रहा तुमको? माल्य मौर्य, कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आ रहा? इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है? इसमें मैंने कुछ समझाया ही नहीं है। मैंने बताया है कि क्रियाकलापों की पहचान कर लीजिए कि क्या-क्या काम करना है। बस, ठीक है? तो ये आपका मुख्य बात थी, मुख्य जो इनिशिएटिव लिए गए हैं, उनको आपको बताना होता है। एक इड्री भी शुरू किया था, इड्री, इड्री एक शुरू किया था, सरकार ने इड्री भी शुरू किया था। इड्री जानते हैं क्या होता है? अर्थक्वेक डिजास्टर रिस्क इंडेक्सिंग भी शुरू की थी, है ना? जैसे ये फंड बनाया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया, इसी तरह अर्थक्वेक के लिए भी किया था, है ना? इड्री, मैं लिख ही देता हूँ, आप लोग नहीं तो भूल जाएंगे। और क्या किया इसमें? तीसरा काम, ईडीआरआई बनाया, इड्री, अर्थक्वेक डिजास्टर रिडक्शन इंडेक्सिंग, रिस्क इंडेक्सिंग, अर्थक्वेक डिजास्टर, अर्थक्वेक में भी इसका यूज करेंगे हम लोग, रिस्क इंडेक्सिंग, ये भी करी, इंडेक्सिंग करी सभी क्षेत्रों की कि कौन सा क्षेत्र किसमें है। ठीक है, हाँ, अभी हम लोग ब्रेक ले लेते हैं इसमें, है ना? नया मॉड्यूल शुरू करने से पहले हम लोग ब्रेक ले लेते हैं। क्या हुआ है? 7:33 हुआ है। क्या सवाल है आपका अंशुमान बेटा? बताओ। इसमें कुछ नहीं किया था, 50, इसमें थोड़ा 50 शहरों, 50 शहरों और एक जिले के, जो कि कहाँ है, भूकंप जोन 4 और 5 में है, उनको क्या करना था, उनकी इंडेक्सिंग करी गई है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन आप शुरू करने से पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर ब्रेक देते हैं।